चलो सब लोग आ गए तुम लोग। तो आज 7 जनवरी, पावर इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर। अब तक हमने क्या देखा? अब तक देखे कि गैस टरबाइन क्या होता है और ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ब्रेटन साइकिल हमने देखा। ब्रेटन साइकिल में 4 प्रोसेस होता है जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अब कुछ भी चुका है जेपीएससी में, जब एस्ट्रोनॉमी इंजीनियर का पोस्ट निकला था तो उसे क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है कि ब्रेटन साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो किस प्रोसेस का होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो ब्रेटन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर पे काम करने वाला एक साइकिल हुआ। और इस साइकिल पे जो सबसे जो काम करता है डिवाइस टरबाइन, उसका नाम हो गया गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का यूज क्या है? गैस टरबाइन का यूज है कि हम केमिकल एनर्जी मतलब फ्यूल को जला के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर फर्दर मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम आगे जाके हम अल्टरनेटिव यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर जब बिजली पैदा होता है तो बिजली का यूज हम शादी ब्याह में करते हैं या घर का अपना बहुत सारे चीजों में करते हैं। उसी तरह से गैस टरबाइन का यूज हम लोग जब पीक लोड, अचानक लोड का डिमांड बढ़ जाता है तब भी यूज करते हैं। आसानी से इजी से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा बहुत सारा चीज है जो एडवांटेज हमें करता है। इंस्टॉलेशन बहुत कम होता है, कम जगह लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा एक फ्यूल का यूज करता है। ऐसा नहीं कि पानी से चलता है, अगर पानी से चलता तो कुछ नहीं था। फ्यूल चलता है तो फ्यूल हमारे क्या है कि बिजली से निकलने वाली चीज बहुत लिमिटेड सोर्स में है। तो ये एक तरह से डिमेरिट हुआ हमारा। अगर बात करेंगे एनटीपीसी पावर प्लांट का, जो कि हमारा सिंपल रैंकिन साइकिल पे काम करने वाला हो गया, हाइड्रो ई हो गया, तो यहाँ पे स्टीम तैयार करता है, पानी से भाप का यूज करता है, एक हमारे का अच्छा हो गया। तो देखिए हर पावर प्लांट में ये गैस टरबाइन असेंबल लगा रहता है। ठीक है, अब आगे हम जो कल जहां पे हम क्लास रोके थे हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाएंगे, उसके बाद फिर हम अगर टाइम मिला तो हम आगे ज्यादा खींचेंगे और टाइम नहीं मिला तो फिर हम क्लास को रोक देंगे। तो ओके, तो हम अपने बात पर आ जाते हैं। तो गैस टरबाइन को कंटिन्यू करना हमको है। गैस टरबाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और अब तक ये देखे थे कि जो एफिशिएंसी जो मान निकला था वो क्या निकला था हमारा। अगर हम ये जो डायग्राम है इसको तो हमेशा अपने पास याद करके इसको रख लो। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ओके। और ये मेरा हो गया P एंड V डायग्राम। देखिए एक डायग्राम इसको याद रखना है, नीचे डायग्राम भी हम यहाँ पे बना देंगे फॉर द TS डायग्राम। पहले कंप्रेस किया, ये किया, उसके बाद ऐसे किया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कंप्रेशन, हीट एडिशन, गैस टरबाइन से वर्क निकलेगा, हीट रिजेक्शन। तो यहां से हम Q1 दिखाए थे, यहां से हम Q2 दिखाए थे। ये कांस्टेंट प्रेशर P2 से लेके यहां तक हम Q1 दिखाए थे, Q2, और यहां से हमको निकला था डब्ल्यू टरबाइन वर्क। फिर यहाँ पे हम कंप्रेशन वर्क किए थे। सेम चीज यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा WT वर्क निकला, यहाँ पे मेरा WC कंप्रेस किया। तो इसमें मेरे एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। इतना डायग्राम मेरा बन गया। और इसकी एफिशिएंसी थी हम लोग कैसे निकाले थे हम लोग इसकी एफिशिएंसी, तो क्या लिखे थे T4 माइनस T, अगर याद हुआ तो इस तरह कहीं कुछ था। ओके, ये चीज मेरा पार्ट था, ऐसा है। अब क्योंकि हम पे टेम्परेचर के रूप में आ चुका है T1, T3, T4, हर पॉइंट का टेम्परेचर हो गया, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग।
तो कुछ करना नहीं है, हम लोग यहाँ पे जो प्रेशर रेशियो है 1 से 2 जाएंगे और 3 से 4, क्योंकि यहाँ पर जो भी टेम्परेचर T1, T2, T3, T4 है, तो यहाँ से T1 से T2 जाएंगे, कंप्रेशन है तो एक प्रेशर रेशियो होगा, फिर T3 से तो कंप्रेशन वर्क दे रहा है, और ये मेरा T4 से T3, ये मेरा T3 से T4 एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ से T1 से T2 पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं, सेम कंप्रेशन रेशियो, मतलब प्रेशर P1 से शुरू किया है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे भाई, ये मेरा प्रेशर जो P1 है, मतलब P1 मतलब इनलेट प्रेशर P1, इसको थोड़ा सा गाढ़ा डार्क बना दे P1, तो P1 मतलब यहाँ का एक प्रेशर वही है, यहाँ का एक प्रेशर वही होगा। उसके बाद इसका प्रेशर P2, तो एक रेंज है मेरा, इसका प्रेशर हो जाएगा मेरा P2, तो एक प्रेशर रेंज है P1 से P2, तो कंप्रेसर है तो प्रेशर बढ़ाएगा मेरा। ओके, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला हम कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर दिखाएंगे T2 माइनस T1, मतलब हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की यहाँ पे बहुत ज्यादा है, T1 बहुत ज्यादा है, T2 बहुत ज्यादा है T1 की तुलना में, T2 is very very large and then T1, so the temperature ratio T2 by T1 equal to what, in the term of pressure ratio, because यहाँ पे कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर है तो इसका कंप्रेशन रेशियो होगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं P2 by P1 equal to mu by 1 and mu। ओके, तो mu तो मालूम है क्या होता है कि हमारा स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है। ओके, नाउ तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं फॉर दैट कंप्रेशन के लिए। फर्दर अब हम लोग देखेंगे 3 से 4 जो एक्सपेंशन हो रहा है, फ्रॉम एक्सपेंशन 3 to 4, इसका भी देख लेते कितना एक्सपेंशन हो रहा है। तो फ्रॉम हाई टेम्परेचर T3, बिकॉज़ हाई टेम्परेचर T3 से टेम्परेचर हाई है, तो फिर वो एक्सपेंशन वर्क करके इसका एनर्जी को बाहर निकाला और तापमान घटा, तो कुछ घटेगा तभी तो कुछ देगा, ठीक है ना, तो कुछ घटेगा तो कुछ वो बढ़ा के देगा, तो वर्क निकला, तो मतलब क्या घटा, टेम्परेचर घटा, इसका प्रेशर घटा, ये सब चीज घटा, इस एनर्जी के रूप में घटा, तो एक नया रूप में वर्क निकल गया। तो फॉर टेम्परेचर T3 by T4 equal to what, so then again pressure P3 by P4 mu minus 1 and mu minus 1 mu। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो P1 है यही P4 के बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रहा है, वो P2 P3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो P3 लिखे वहां पे P2 लिख सकते हैं, यहाँ पे P3 है बाबू, ठीक है, P3 है P4 है, अगर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो ये P4 है, ये P4 है, ये P3, P4 P1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे P1 यहाँ P4 के बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो उसको वहां मान रख देते हैं। तो ओके, हम बोल सकते हैं दादा ये जो है ये मेरा P2 by P1 के बराबर है ना, तो एक ही प्रेशर रेशियो एक होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है ब्रैटन साइकिल में कि प्रेशर रेशियो जो कंप्रेसर का होगा वही प्रेशर रेशियो ड्रॉप होगा टरबाइन में, तो प्रेशर बढ़ाएगा तो वैसा घटेगा, तभी तो मैं एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इसका मतलब है कि ये मेरा दोनों बराबर हो जाएगा, T2 by T1 equal to T3 by T4, so therefore T2 by T1 equal to T3 by T4, ऐसा हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको दिमाग थोड़ा सा अरेंज करो, कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर T4 में T1 ये कुछ ऐसा अरेंज करो ताकि हम ऐसा यहाँ पे ला सके हम लोग हैं। तो कुछ हम क्या करें, हम तो ऐसा करो कि T4 को यहाँ ले आओ और T2 को यहाँ पे ले आओ। हम ऐसा इसलिए करें ताकि हम वहां तक अप्रोच कर सकें, इस चीज को हम निकाल पाए कि किस रूप में ला सकते हैं। तो जरा हम इसको ले आए तो क्या कर सकते हैं,
ओके T2 T4 by T1 T3 by T2। हम क्या किए हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज किए, ठीक है ना, इसका अरेंज किए हुए बड़ा एक ही चीज है। अब क्या करो कि दोनों में से यहाँ पर माइनस माइनस के टर्म में आ रहा है तो ये भी लाना जरूरी होगा, तो हम घटा देंगे, दोनों में से एक एक घटा दो। कैसे घटाएंगे, तो हम लोग प्रोसेस को बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या करो कि इसमें घटा दो 1 1, दोनों तरफ से 1 1 को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड। तो नाउ 1 से हम घटा दिए और 1 से घटा दिए, ठीक है ना, 1 1 से घटा दिए, तो घटाने पर मुझे क्या निकल जाएगा, देखो तब आप कुछ करके, तो T4 माइनस T1 बाई T1, ठीक है, इक्वल आ जाएगा मेरा क्या चीज कि T3 माइनस T2 बाई T2, नीचे में लिखा जाए ये T2 है, ओके T2 है, ये T2 है। उसके बाद अब क्या करो कि इस वाले को अब नीचे ले आओ, क्योंकि हमारा T4 यहाँ पे जो इक्वेशन है T4 माइनस T1 बटा T3 माइनस T2 है। तो अब ऐसा लाने के लिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट और ये पार्ट, इसको यहाँ पे नीचे आना होगा, तो इसको नीचे ले आएंगे हम लोग हैं। जब नीचे लाएंगे तो क्या हमारा इक्वेशन बन जाएगा, हमारा निकल जाएगा T4 माइनस T1 बटा T3 माइनस T2 इक्वल टू T1 बाई T2, इक्वल है, इक्वल है। अब इस चीज को हम लोग उस वाले में इक्वेशन में मान रखेंगे इसमें, तो ये पूरा का पूरा जो मान है वो सिर्फ T1 एंड T2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो नाउ अब हम उसको पुट करेंगे, तो ये सारे पार्ट को हम डिलीट करेंगे, हम मिटाने जा रहे हैं, सभी पार्ट को हम मिटाएंगे, उसके बाद फिर से हम इस चीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम इस चीज को मिटा रहे हैं। So efficiency of the Brayton cycle is equal to 1 minus T1 by T2. Very important. और ये कहो कि बहुत आसान, important है भी और आसान भी है। तो finally Brayton cycle depends on only two parameters. Only two parameters. What the parameters? T1 and T2. And is not depending on other factors. It only depends on two factors, means the temperature T1 and T2. And what is the meaning of T1? T1 is a very lower temperature. That means the initial temperature of air. Yes, sometimes you can say that is a temperature of environment. Very lower temperature, T1. And T2 is the maximum temperature. No. T2 is not the maximum temperature. यहां पर ध्यान दो, मैक्सिमम टेम्परेचर 3 है, मैक्सिमम टेम्परेचर 3 है, लेकिन डिपेंड कर रहा है 2 पर। मतलब एक तो सबसे लोअर टेम्परेचर पर डिपेंड किया
और एक डिपेंड किया वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को जब हवा को कंप्रेस किया, जब दबाया कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के बाद जो टेम्परेचर मिला मुझे इस पॉइंट पर T2, इस पॉइंट पर T2 उस पर निर्भर किया। मतलब कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया कि वो कितना ज्यादा टेम्परेचर राइज कर सकता है, वही उसकी एफिशिएंसी हमारा बताएगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हवा का बढ़ाएगा कंप्रेसर, वो चीज उतना ही ज्यादा हमारा एफिशिएंसी उस चीज का दिया। क्योंकि फ्यूल तो को जलाना है, फ्यूल को ये जो अभी जो T3 है, ये फ्यूल के जलने के बाद तो तापमान बढ़ाना, ठीक है, तो फ्यूल तो हमको देना ही है, इनपुट तो हमको देना ही है, तो हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर हम T2 तक बढ़ा दे बाय द कंप्रेसर। इट इज आवर व्हाट दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल। ओके, या इन अदर वर्ड एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं T2 by T1। बात तो एक ही है, इसको उलट दोगे तो T1 पर चला जाएगा। और अब हम जानते हैं कि T2 by T1 इक्वल टू व्हाट, क्या P2 by P1 and mu minus 1 mu। The pressure ratio means compression ratio, pressure ratio। तो प्रेशर रेशियो को हम रिप्रेजेंट किए दिस टर्म से, तो म्यू माइनस 1। तो प्रेशर रेशियो को हम आरपी से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल 1 माइनस 1 एंड आरपी इनटू म्यू माइनस म्यू। तो कहीं ना कहीं प्रेशर रेशियो पे ही निर्भर भी कर रहा है। तो तापमान के साथ साथ तापमान को हम प्रेशर के टर्म में लिख दें तो ये मेरा प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करता है। तो कंप्रेसर का डिजाइन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी की ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी या नहीं। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखोगे अगर किसी का भी एफिशिएंसी हमें निकालना होता है तो जो बेसिक फॉर्मूला हमारे तो एफिशिएंसी जो तापमान पे निकल गया, ये तापमान पे निकल गया T1 T2 नहीं, तो कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो के टर्म में तो ये भी हमारा फॉर्मूला है, ये भी हमारा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब जब T1 T2 पर निर्भर कर रहा है तो कंप्रेसर के डिजाइन को बदलना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें हम लोग। अब आगे आते हैं थोड़ा सा हम देखने के लिए कि एक तो मेरा टेम्परेचर के रूप में मेरा एफिशिएंसी हो गया, ओके करेक्ट। तो ये सारा फॉर्मूला को तुम याद कर लेना, इसको और इसको, कभी-कभी इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। अब आगे आते हैं कि हम लोग देखेंगे कि दूसरे रूप में अगर इसका एफिशिएंसी का होता तो क्या होता, तो इसको यहाँ से मिटा देंगे। और एफिशिएंसी का मेन होता है इसका जो फॉर्मूला, ये तो हमारा कहीं से निकलता है, W नेट वर्क, कितना नेटवर्क निकाला, उसको वर्क को निकालने के लिए कितना हमको इनपुट दिया, तो इनपुट को अगर हम मिनिमाइज किया जाए, इनपुट को मिनिमाइज किया जाए तो हमारे लिए ये हो जाएगा कि हाँ हम इसके एफिशिएंसी ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर फ्यूल हम कम से कम दें, ईंधन हम कम से कम खर्च करवाएं और वर्क हम निकाल लें, इसका मतलब कि एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी है, कम ईंधन से वो चीज को ज्यादा निकाल, कम ईंधन का यूज करके वो एनर्जी निकाल रहा है, ये बहुत। तो हम कहेंगे ईंधन की बचत करना जरूरी है। तो इसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए 3 तरीका बहुत यूज करते हैं, 3 मेथड। तो इम्प्रूविंग the efficiency of Brayton cycle या गैस टरबाइन।
को हम कैसे इसके करते हैं इम्प्रूव मतलब कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। इसके 3 मेथड है। पहला मेथड है इंटरकूलिंग मेथड। ये सब याद आया होगा, इंटरकूलिंग कहाँ पढ़ाए थे? कंप्रेसर पढ़ाए थे हम लोग। तो कंप्रेसर में ही इंटरकूलिंग करते हैं, तो जो वहां पढ़ाए थे सेम चीज यहाँ पे वही चीज होगा, ठीक है। तो कंप्रेसर में इंटरकूलिंग यूज करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं। दूसरा रीजेनरेटर, ये दूसरा मेथड है रीजेनरेटर। बहुत पूछता ऑब्जेक्टिव, बहुत पूछता है हर चीज में, एसएससी में, जेई में, जेईटी में। तीसरा रीहीटिंग, ये भी पूछता बहुत है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पावर प्लांट में ये सब चीज लगा रहता है, रीजनरेटर लगा रहेगा, फिर तुमको क्या बोलते हैं कि इंटरकूलिंग लगा रहेगा, रीजनरेटर लगा रहेगा, ये सब अच्छा पार्ट लगा रहता है। अभी सब सारा पार्ट दिखता कैसा है, होता कैसा है, ये जिस तरह से हमारा एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है पाइप की तरह, उसी तरह से ये सब चीज हमारा लगा है। वन बाय वन थोड़ा देख लेते हैं, तस्वीर को भी देख लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा क्या हम बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इंटरकूलिंग पढ़े हुए लेकिन तो फिर रिपीट करेंगे। शुरुआत करते हैं रीजनरेटर से हम लोग, कि रीजनरेटर क्या होगा, उसके बाद फिर इंटरकूलिंग, फिर लास्ट में रीहीटिंग। ओके, रीजनरेटर स्टार्ट करने से पहला पॉइंट, तो ये सब तीनों पॉइंट को, या फिर 3 मेथड है। कल क्वेश्चन पूछता है कि गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड हो गया रीजनरेटर या इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेटर, ये 3 मेथड। तो हम तो पहले आज डिस्कस करेंगे रीजनरेटर डिस्कस करेंगे। तो इस सबको हम, क्योंकि असल में इसी को बैलेंस करना होता है, बस किस तरह से इसको मिनिमाइज कर लो, या नहीं तो ये बढ़ा दो। ये बढ़ गया तो एफिशिएंसी बढ़ गया, ये घट गया तो बढ़ गया। यही 2 चीज को करने के लिए सारा चीज करना पड़ता है, ठीक है ना, कि ताकि ये चीज से हम ये सब चीज को बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे मेरा एफिशिएंसी बढ़ या घट सकता है। तो हम देखेंगे रीजनरेटर किसको बोलते हैं। तो पहला टॉपिक है रीजनरेटर। रीजनरेटर, री का मतलब होता है फिर से, रीजनरेटर रीजनरेट कर देना, ठीक है। होता क्या है वो समझ जाओ। सबसे पहले हम एक तस्वीर बनाएंगे यहाँ पे कि कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, यहां से तो मेरा हीट निकल के चला जाएगा Q2 अमाउंट का, यहां से Q1 हम हीट देंगे, कंप्रेसर वर्क हो गया WC, और ये मेरा टरबाइन वर्क T निकल गया मेरा टरबाइन। ये जो T है ये टेम्परेचर का है, ये टेम्परेचर कराएगा। अब ये खेल क्या है कि ये जो वेस्ट एनर्जी जो जा रहा है, मेरा वेस्ट एनर्जी मतलब वेस्ट जो बर्बाद हो रहा है, और कंप्रेसर काम क्या है, कंप्रेसर का काम ये होता है कि एनर्जी को हम क्या बोलते हैं कि हम एनर्जी इसको देते हैं, जो वेस्ट है उसको हम रिकवर करवाते हैं। ये जो एनर्जी यहां से निकला है, ठीक है ना, इस एनर्जी को अगर हम जो नंबर 2 लिखा, यहाँ पे जो 2 नंबर है, यहाँ पे जो कंप्रेस करके निकल चुका है, तो कंप्रेशन निकलने के बाद
इस एनर्जी जो लोएस्ट, ये एनर्जी को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक, हम एनर्जी को जो निकला है इसको हम आफ्टर कंप्रेशन के बाद हम इसकी एनर्जी को ट्रांसफर करें, क्योंकि देखोगे कि 2 से 3 जो एनर्जी मेरा बढ़ रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है वो तो फ्यूल के जलने से बढ़ रहा है। और अगर हम फ्यूल के जलने से पहले कुछ इसका तापमान बढ़ा दे या कुछ एनर्जी दे दे, जो वेस्ट एनर्जी जा रहा है Q2, तो क्या होगा, मेरा फ्यूल कम खर्च होगा। इसी चीज को बोलते हैं रीजनरेटर। और रीजनरेटर का जो डायग्राम, इसलिए तो हमारा बेसिक डायग्राम बन गया मेरा। अब इस डायग्राम में का यूज कैसे करेंगे जरा हम दिखा देते हैं आपको कि ये हीट को यूज कब करें, कंप्रेसर जो निकला है इसको यूज करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से तो तोड़ देंगे और इसको ही मिटा देंगे। कंप्रेस यहां से गया, कंप्रेस किया और यहां से निकलने के बाद हम फिर वापस हम यहां भेज देंगे। हो गया डायग्राम कंप्लीट। तो हमारा जो हीट का ट्रांसफर था, ये जो वेस्ट इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा था, वो एनर्जी आफ्टर कंप्रेशन होने के बाद वो एनर्जी जो एयर है वो उससे ले लेगा। जब ले लेगा तो हवा का तापमान और बढ़ गया, ठीक है ना। एक तो कंप्रेशन बढ़ाएगा, दूसरा हमारा ये जो हीट है वो बढ़ा देगा। ट्यू हमारा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारा जो हीट है वो बढ़ गया। तो जो हीट का एडिशन जो था यहाँ पे 4, तो जो टोटल हीट 4 से 1 की तरफ जाता, 4 से 1 की तरफ जाता टोटल हीट, तो इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ से 1 आइए 4। तो 4 से 1 की तरफ जा रहा है, 4 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब 4 से 1 की तरफ जा रहा है। तो अब इसका जो हीट होगा ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो पता चला कि अब यहाँ पे नंबर 5 लिखा जाएगा। 5 का मतलब हो गया कि अब जो हीट लॉस हुआ इन्वायरमेंट में वो 5.1 हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो हीट Q2 इधर गया था वो थोड़ा सा Q हीट यहाँ से ले लेगा, लेने के बाद अब वो बाहर फेंक देगा। तो Q2 का अमाउंट नहीं होगा, अब Q डैश का अमाउंट जो एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगा और ये एनर्जी ले लेगा। तो अब 5 से 1 ही इसका वेस्ट की तरफ जाएगा और वेस्ट की तरफ जाएगा। और वेस्ट की तरफ जाने का मतलब है कि अब ये इसका तापमान यहां बढ़ जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। 6 का मतलब बाबू 1 से 2 कंप्रेस किया, अब ये जो निकलेगा ये खुलेगा 6 पॉइंट। तो 2 से 6 क्या हुआ, ये एनर्जी मेरा बढ़ गया, ये पार्ट मेरा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम वेस्ट का एनर्जी को ट्रांसफर किया। तो ये इसका पार्ट, इतना पार्ट इसमें चला गया, बढ़ा दिया 6 नंबर पर। तो 6 के बाद आ जाएगा, 6 के बाद कंबसन, अब 3 नंबर। तो अब क्या यहाँ पर हो जाएगा कि 6 से 3। तो हमको जो फ्यूल का जो एनर्जी देना पड़ेगा वो सिर्फ कितना देना पड़ेगा, बस बहुत हुआ तो 6 से 3 देना पड़ेगा। मतलब फ्यूल का अमाउंट यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। तो मतलब कम से कम हम फ्यूल अब यहाँ पे हम लोग देंगे, जिससे कि हमारा जब फ्यूल का अमाउंट कम हो गया एफिशिएंसी बढ़ गया। अब एक चीज पूछता है एग्जाम में कि रीजनरेटर से क्या होता है। तो रीजनरेटर से हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कि जो वेस्ट एनर्जी है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे कि जब ट्रांसफर करते हैं कब करते हैं, तो कंप्रेस होने के बाद कंप्रेस करते हैं। एक चीज मेरे मन में आया कि जो भाई हम कंप्रेस कर रहे हैं, अगर हम रीजनरेटर को हम कंप्रेशन से पहले मतलब यहाँ पर हीट को ट्रांसफर करते तो क्या हो जाएगा, तो हमारा कंप्रेसर डिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि वो एक तो पहले से गर्म हम लोग हवा दे दिए बाहर से, अब कंप्रेस उसको भी बढ़ाता भी है, बचा के थर्मल स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और मेटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये सब चीज हमारा नहीं होगा।
अच्छा, स्क्रीनशॉट हमको कोई भी लड़का भेजेगा याद से जेपीजी में, मतलब कि इसका पीडीएफ में नहीं भेजेगा, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लोगे जेपीजी में और वो सेंड कर दोगे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारा मिनिमम Q1 हो गया, तो क्या वर्क भी हमारा, अच्छा वर्क घटा कि बढ़ा? रीजेनरेट करने से, रीजनरेशन प्रोसेस करने से वर्क घटा कि बढ़ा? तो वर्क ना घटा ना बढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि रीजेनरेटर से वर्क ना घटा ना बढ़ा, क्योंकि इसका जो डायग्राम था 3 से 4 वैसे ही वैसे ही रह गया, क्योंकि मुझे 3 टेम्परेचर चाहिए एनी हाउ, तो आधा तो 2 से 6 कर दिया जो वेस्ट हुआ, और 6 से 3 कर दिया फ्यूल, तो फ्यूल देख कर इसका तापमान 3 कर दिया, तो ये चीज मेरा तापमान यहाँ से 3 से ये 4 डायरेक्ट मिला देगा हमको वर्क मिला देगा। इसमें रीजनरेटर में हम लोग 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। दूसरा, वर्क क्या करता है, इसको नीचे ले लेते हैं। पहला पॉइंट, efficiency will be increased, किसके द्वारा? रीजनरेटर के द्वारा। रीजनरेटर के द्वारा ऐसा होगा। पॉइंट 2, वर्कआउट इज सेम, वर्कआउट नहीं ज्यादा होगा ना घटेगा, वो सेम होगा। इसका डायग्राम देख रहे हो, सेम हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है रीजनरेटर से, ना वर्क कंप्रेसर में प्रभाव पड़ा ना इसमें प्रभाव पड़ा, तो वर्क हमारा सेम। ये था मेरा रीजनरेटर। अगला पॉइंट है इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग किसको कहते हैं? ऐसे इसको पढ़ा चुके थे, इंटरकूलिंग देख लेते हैं। और रीजनरेटर कहाँ पे लगाते हैं, तो पूछे कि बताओ रीजनरेटर कहाँ पे, पावर प्लांट पे कहाँ पे लगाते हैं, तो जवाब होगा कि इसका यूज करते हैं आफ्टर कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर और फ्यूल कंबल्सन जहां चेंबर होगा उसके बीच में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। और कैसा रूप में होगा? वो होगा हीट एक्सचेंजर की तरह, मतलब कॉइल पाइप की तरफ से होगा, उसमें से मेरा कंप्रेस्ड एयर जाएगा, बाहर से वहां से हीट ट्रांसफर हो जाएगा और मेरा तापमान बढ़ जाएगा। तो ये तो मेरा पहला टेस्ट रीजनरेटर। दूसरा केस इंटरकूलिंग। सेकंड पॉइंट है इंटरकूलिंग। अब इंटरकूलिंग कहां पे यूज करते हैं? ये यूज करते हैं कंप्रेसर, दो कंप्रेसर के बीच में, बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर। अगर तुमको याद हो मल्टी स्टेज कंप्रेसर, तो पहला बात है ये यूज करते हैं मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर में यूज होता है, पहला बात तो। और इंटरकूलिंग करता क्या चीज है? फिर cools the air at initial temperature। ये दूसरा पॉइंट होगी। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? मिनिमम वर्क लगता है, मतलब वर्क कंप्रेसर तो वर्क है ना, वर्क देना पड़ेगा,
तो हम वर्क को मिनिमाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं और इसका तस्वीर कैसा होता है। तो कंप्रेसर में एक कंप्रेसर यहां पर हुआ, ओके, यहां से हवा गया, कंप्रेस किया, उसके बाद फिर ये इंटरकूलिंग होगा। इस तरह बताया था क्लास में कि यहाँ से प्रेशर P1 T1 गया, लो प्रेशर पे हवा से यहाँ सक किया, कंप्रेस किया, उसका P2 T2 तापमान बढ़ा देंगे आइडियल गैस से। लेकिन फिर क्या होता है, हम यहाँ एक इंटरकूलिंग यूज करेंगे, मतलब यहाँ से कोल्ड वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा और उसको ठंडा करेगा। ठंडा करके क्या होगा कि इसका प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर पे बदलाव नहीं होगा, जिस प्रेशर से फ्लो करेगा उसी प्रेशर से यहाँ पे फ्लो करेगा। उसके बाद टेम्परेचर जो T2 टेम्परेचर था उसको रिड्यूस कर देगा T1, मतलब इनिशियल टेम्परेचर पर रिड्यूस कर देगा। यहाँ वर्ड्स लिखा हुआ है कि हवा को ठंडा कर देगा इनिशियल टेम्परेचर पे। उसका फिर से वो हवा जाएगा सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। अब उसी हवा को फिर से कंप्रेस करके P2 से P3 तक बढ़ा देगा, ओके। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा देगा। तो ये इसी को बोलते हैं इंटरकूलिंग। और इंटरकूलिंग करने से फायदा क्या है, उसके लिए हम वो डायग्राम यहाँ पे तुमको बना के दिखाएंगे, ठीक है। यहीं पे हम डायग्राम बनाएंगे, ओके। यहीं पे उसके बाद अभी क्लास ये हो जाएगा, फिर ज्वाइन कर लोगे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का उसको हम इंटरकूलिंग खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे क्या बोलते हैं रीहीटिंग नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो ये अभी ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब इंटरकूलिंग हो रहा मेरा है, तो ये मान लेते हैं कि P1 ये पॉइंट P1 से गया, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, तो ये पहले कंप्रेस करेगा और हम मुझे यहाँ तक पहुंचाना है। तो इसका क्या तरीका होगा कि पहले तो हम लोग इंटरकूलिंग ठंडा करेंगे, यहाँ तक, उसके बाद फिर हम उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो गया मेरा जो कूलिंग की है, यहाँ पे मेरा P2 से T2 बढ़ा, उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट लाइन है,
फिर उसको हम टेम्परेचर को रिड्यूस किए इंटरकूलिंग की मदद से और T2 को ले आए T1 तक। उसके बाद फिर हम प्रेशर किए T3 तक बढ़ा दिए और हम ये लोग बोल सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर हुआ, ये T2 टेम्परेचर। तो हम प्रोसेस इसमें हुआ क्या चीज में इंटरकूलिंग करने से, इंटरकूलिंग करने से हमारा जो वर्क डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब यहाँ पे मेरा ये हो गया है कि मुझे यही टेम्परेचर चाहिए था, तो अगर हम लोग ब्लू पेंसिल का यूज करेंगे तो इतना हमारा क्या हो गया, एनर्जी सेफ हो गई। ये जो हमारा था 1 से 2 हम इंटरकूलिंग किए, फिर यहाँ से किए। अगर हम लोग अलग स्टेज करते तो हमें P2 से P तक जाना पड़ता, फिर इसको हम लोग यहाँ तक लेके जाना पड़ता। ये जो तापमान इसका बहुत हाई हो जाता है, यहाँ पे तापमान बहुत हाई हो जाता है, जिससे हमारा क्या हो, कंप्रेसर हमारा काम का ये डिफॉर्म हो जाता है, थर्मोस्टेट में ज्यादा गर्म हो जाता है, हो सकता है कि नुकसान हो जाता है। तो नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या किए कि हम लोग इसके इंटरकूलिंग किए, जैसे टेम्परेचर घट गया। जब टेम्परेचर घट गया तो क्या हो सकता है मेरा है, जब तापमान घट गया तो हमारा देखो एक क्वेश्चन याद करो तुम लोग को, PV = RT। जब तापमान घट गया और मेरा P कांस्टेंट है, R तो मेरा नहीं कांस्टेंट है, जब तापमान को घटा देंगे तो मेरा वॉल्यूम भी घट गया। वॉल्यूम घटने मतलब हुआ कि अब ज्यादा से ज्यादा हवा जो है हम इसके अंदर भेज सकते हैं, तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाता है। कंप्रेसर का एक एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो बढ़ जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ले लेगा, तो वॉल्यूम बढ़ गया मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अब उसको वो सब कर सकता है इंटरकूलिंग करने से। तो एक तो हमारा हो गया कि मटेरियल भी बचा रहेगा, दूसरा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ये सब कर सकता है, तो हमारा इस कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अब वॉल्यूमेट्रिक में कुछ याद आ रहा तुम लोग को क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर कुछ इस तरह 1 + C - C P2/P1 कुछ इस तरह तुम लोग को याद आता होगा। तो ये हमारा कंप्रेसर रेशियो। तो इंटरकूलिंग करने से हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हमारा हवा उसके अंदर जाएगा। इंटरकूलिंग करने से हमारा मटेरियल भी ठीक रहेगा, हम मैक्सिमम प्रेशर रेशियो भी बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो बढ़ा सकते हैं। जब मैक्सिमम प्रेशर रेशियो बढ़ा देंगे तो क्या हमारा इस केस में होगा, अब इसमें जो क्या होगा मेरा, इस केस में डायग्राम ये यहाँ गया, ओके, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ तक गया, और हम लोग इसको मिनिमम करेंगे, मिनिमाइज ये मिनिमाइज किए और फिर हम लोग इसको यहाँ तक लेंगे। सेकंड वीडियो चल रहा था, मीटिंग ज्वाइन में साथ है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से इंटरकूलिंग किए और फिर हम इसको प्रेशर तक पहुंचा दिए। तो ये हमारा इतना क्या हो कि हमारा इतना एनर्जी को सेव करनी है, कूलिंग की मदद से हम लोग एनर्जी को सेव करनी है। तो ये हमारा इंटरकूलिंग हो गया, और उसके बाद हम चाहेंगे कि आगे ये इंटरकूलिंग हो गया और चाहे रीजनरेटर करने के लिए तो हम फिर यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे कि रीजनरेटर कर सकते हैं। तो हम इतना एनर्जी को कर दिए रीजनरेटर, तो रीजनरेटर भी कर दिए, ये भी कर दिए। इस केस में हमारा कंप्रेसर वर्क मिनिमाइज होता है, याद रखना कंप्रेसर का वर्क मिनिमाइज होता है। वर्क टरबाइन सेम ही रहा, कोई बदला नहीं, तो हम कंप्रेसर के वर्क को मिनिमाइज कर दिए हम लोग ने। Q1 कोई बदला नहीं, कोई घटा नहीं, तो हमारा एफिशिएंसी हमारा क्या हो गया, बढ़ जाएगा, क्योंकि W नेट वर्क बढ़े, क्योंकि असल में W क्या होता है WC में सॉरी WT - WC/Q1। ये मेरा घट गया, जब ये घट गया तो मेरा एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्लास को हम ये ऑफ कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम रीहीटिंग पर हम डिस्कस करने वाले हैं।